अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पोर्टफोलियो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हम इस पे बात करेंगे। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं एड्रेस करूंगी और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें वर्बली ही डिस्कशन को रखेंगे, जहाँ कहीं ऐसे पॉइंट की जरूरत होगी डिस्कस जिसको राइट किया जाए व्हाइट बोर्ड पे, तो आई राइट इट डाउन एंड देन विल डिस्कस। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जो रिस्क से रिलेटेड स्टेटमेंट हमने डिस्कस करनी है, और वो ये है कि जब आप स्पेंडिंग नीड्स अगर आपकी ज्यादा है, इसका मतलब है कि यू मे बी हैविंग ग्रेटर रिस्क। अगर आपकी स्पेंडिंग नीड्स नॉर्मली आप इस होती हैं, if they allow lower risk because there is a definite need to ensure that the return may be adequately fund the spending needs। आपका इतना आप जितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, देन दैट इज फाइन। अदरवाइज अगर आपकी स्पेंडिंग नीड्स जो है वो इज नॉट, दे आर नॉट गिविंग यू बैक द अमाउंट ऑफ रिटर्न यू इंटेंड टू अचीव, दैट मीन्स कि ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व है। देन देयर इज अ थिंग कि जो फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट which is not consistent with the assumption that individuals are risk averse with their investment portfolio। तो ये जो स्टेटमेंट है कि हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल्स आर रिस्क अवर्स, तो अगर लेट्स सपोज कुछ इंडिविजुअल्स हैं, अगर एक इंडिविजुअल रिस्क अवर्स है, इन्वेस्टर रिस्क अवर्स है, और अगर उसको दो चॉइसेस दी जाएं कि आप एक जो है एसेट है उसको आप विद लो रिस्क है, और या एक जो एसेट है जिसमें यू कैन परचेज अ लॉटरी टिकट जिसमें चांस है दैट यू मे विन और यू मे नॉट विन। तो अगर वो रिस्क अवर्स है तो ये जो लॉटरी टिकट है वो परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ये कैलकुलेटेड रिस्क वो लेने की कोशिश करेगा। फिर बात है कि फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि लीस्ट एक्यूरेट हो सकती है अबाउट रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, वो साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम दोनों चीजें आप देख रहे होते हैं। टुगेदर वी कैन वी सी देम, अलग अलग नहीं होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अच्छा, फिर एक सिनेरियो है, जैसे मिसाल के तौर पर ब्रायन है, एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर है फॉर एग्जांपल। वो अपने किसी क्लाइंट से मिलता है, किसी न्यू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्लाइंट से। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि दोनों मिलके वो आईपीएस स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी पोर्टफोलियो में बनाई जाती है, जब जिसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो रिस्क को डिस्कस करता है क्लाइंट के साथ, और फिर उसमें वो उसके प्रेफरेंसेस को बेसिकली वो एनालाइज करा होता है। अच्छा, वो दोनों क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट जो कि वो मैनेज करेगा ब्राइन, और जो उसका क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा बेंचमार्क इंडेक्स वो फॉलो करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस को वो एवेलुएट करेंगे। अब ये जो हमने तीन बातें की कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर बेंचमार्क इंडेक्स है, तो जिससे परफॉर्मेंस वैल्यू जो परफॉर्मेंस है वो वैल्यूएट की जाएगी। कौन सी दो बातें कौन सी ऐसी बात, दोनों बातें या दोनों में से कोई एक बात ऐसी जो कि आपको आईपीएस में भी इंक्लूड करनी चाहिए। ऑब्वियसली दोनों ही ये बातें आपकी आईपीएस स्टेटमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर द इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएस। फिर एक इसमें एक सिचुएशन ये आती है, जो आईपीएस है फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिसी स्टेटमेंट्स है, उसमें सबसे बेस्ट बात क्या है। फॉर एग्जांपल सबसे जो इम्पोर्टेंट बात किसी भी आईपीएस की ये है कि उसमें स्टैंडर्ड्स को स्टेट किया जाता है जिसकी बेसिस पे परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। क्योंकि देखें, परफॉर्मेंस इन इन द रिलेटिव टर्म हो सकता है एक पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आउटस्टैंडिंग हो, उसके इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली उसका जो रिस्क टेकर है या रिस्क अवर्स है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने जो बेंचमार्क सेट की है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो आउटस्टैंडिंग ही हो। फिर एक सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो टेक्टिकल एसेट एलोकेशन करता है, हमने पढ़ा था टेक्निकल एलोकेशन में वो शॉर्ट मार्जिन में ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होगा, फिर अगर टेक्निकल एसेट एलोकेशन कर रहा है तो फिर अपनी वो जो पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है उससे वो डेविएट कर रहा है। क्योंकि जो अगर लेट्स सपोज अगर इफ यू मैनेजिंग पोर्टफोलियो एक्टिवली, तो आप एक्टिव मैनेज कर रहे हैं तो आप उसको टाइम तो उतना देंगे ना। फॉर एग्जांपल आप मिस प्राइसिंग से या आर्बिट्राज से आपको कंसर्न नहीं होगा, आप एक्टिवली मैनेज करेंगे और देखेंगे अपने स्टॉक्स की पोजीशन को, उसके अकॉर्डिंगली आप रीबैलेंसिंग या रिकंस्टिट्यूशन कर लेंगे।
टेक्निकल जो एसेट एलोकेशन होती है उसमें आप शॉर्ट ब्रैकेट में फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बात है। बिल्कुल, तो ये बात है। अच्छा, फिर एक सिचुएशन है कि जब आप स्ट्रैटेजी देखो, हम 2 बातें हमने की। एक मैंने कहा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और एक मैं कह रही हूँ स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्टिव मैनेजर्स कर रहे होते हैं। टैक्टिकल होता है जब आप शॉर्ट उसमें क्विकली बेनिफिट लेने, शॉर्ट टर्म में क्विकली बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। आपको कोई ऐसी विंडो ओपन पॉकेट नजर आती है, एंड देन यू जंप इनटू दैट एंड यू गेट टू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। ये एक्टिव मैनेजर्स ही करते हैं। अब जब आप स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, आपने आईपीएस में लिख दिया, तो कोरिलेशन जो है वो रिटर्न्स का विद इन क्लासेस आपको पता होना चाहिए कि विद इन क्लासेस जो है हाई होता है, अमंग क्लासेस जो है वो कोरिलेशन लो होना चाहिए। इंक्रीज द बेरीज, इससे क्या होता है कि बेनिफिट्स आपके यू यू गेट टू हैव मोर बेनिफिट्स विद इन द क्लासेस। ऐसे जो और कोरिलेशन है वो हाई होता है, और अमंग द क्लासेस लो होता है। तो ये बात है। एसेट क्लासेस को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अगर आपने एसेट क्लास डेवलप करनी है, तो आप एक एसेट क्लास में वो विद इन जो एसेट क्लास जो आप रखेंगे आइटम्स एसेट्स, वो उनमें कोरिलेशन हाई होगा, लेकिन क्रॉस जब एसेट क्लास है जो कोरिलेशन होता है वो लो होता है। ये चीज याद रखने वाली है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टाइम होराइजन का जो एलिमेंट होता है ना, वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, इनकी कंस्ट्रेंट है ना बेसिकली टाइम होराइजन, जैसे लिक्विडिटी हमने डिस्कस किया था। तो टाइम होराइजन का जो कंस्ट्रेंट है ना, may have a little time for capital appreciation because they need the money. Need for money in the near term is a liquidity constraint. ठीक है, टाइम होराइजन एंड लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स गो हैंड इन हैंड। मतलब जैसे आप लिक्विडिटी की बात करें या टाइम होराइजन, एक ही बात है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफन रिक्वायर्स द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ अनदर, अगर आपने ऐसा करना है। तो ये जो बेसिकली इस किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर सीनियर इन्वेस्टर, तो यू विल प्रेफर लॉन्ग टर्म, तो आपका टाइम होराइजन ज्यादा होगा। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो यू विल बी हैविंग अ शॉर्ट टाइम होराइजन, आप चाहेंगे कि इसको एक्टिवली मैनेज करें और शॉर्ट टाइम होराइजन को आप प्रेफर करेंगे। दैट विल बी योर कंस्ट्रेंट, आप रखेंगे कंडीशन इसकी। फिर एक सिचुएशन है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक फर्म है, वो इन्वेस्ट करती है, मेजोरिटी अपना जो पोर्टफोलियो बनाती है वो किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करती है, उसको रेप्लिकेट करती है, एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वो करती है, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेट्स सपोज। तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रही है? वो एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी कर रही है और वो बेंचमार्क इंडेक्स को भी कॉपी कर रही है, दोनों काम कर रही है, यानी कि पैसिव स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रही है और एक्टिव स्ट्रेटजी भी। तो इसको बोलते हैं कि ये कोर सैटेलाइट अप्रोच है जो वो इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, फिर इन्वेस्टर का जो रिस्क टॉलरेंस है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करे होते हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, उस वो इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। ये रिटर्न ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये इन्फ्लेशन उस पर इम्पैक्ट कर सकता है कि आपने रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप उसको देखते हैं उसके लिए। लेकिन रिस्क टॉलरेंस जो इन्वेस्टर का साइकोलॉजिकल एक वो है, फंक्शन है या सिचुएशन है, पर्सनल फैक्टर्स उस पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। रिस्क टॉलरेंस का ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं है, इंसान के इन्वेस्टर के पर्सनल फैक्टर से। फिर एक सवाल है कि जब आप स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कर रहे होते हैं, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं एसेट एलोकेशन, एसेट क्लासेस को, जो कि उसमें सिक्योर मतलब एसेट क्रॉस जो क्लासेस एसेट क्लासेस होती हैं, जिनमें एक तो होती है ना एसेट क्लास, उसमें विद इन जो एसेट्स हैं हमने पहले देखा कि उनका कोरिलेशन ज्यादा होता है। तो अमंग क्लासेस में आप उनका कोरिलेशन कैसे देखते हैं? तो ऑब्वियसली वो हम हाई देख रहे होते हैं, एंड लो कोरिलेशन बिटवीन विद इन द क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं, एक एक और केस स्टडी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सीएफए चार्टर होल्डर है फॉर एग्जांपल, वो अपने क्लाइंट से मिल रहा है, ठीक है, उसका नाम जोसेफ है। अब वो उससे डिस्कस करना चाहता है कंस्ट्रेंट, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, हमने पीछे भी डिस्कस किए, काफी सारे होते हैं, जैसे लिक्विडिटी है, टैक्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, टाइम होराइजन है। अब ये जो सैमुअल है, ये जोसेफ से मिलता है और उससे कहता है, डिस्कस कर रहा है इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। अच्छा, ये दोनों जो है मिलकर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है, जो क्लाइंट है जोसेफ, वो ये कहता है
कि वो he plans to retire from his job as a bond salesman in 17 years, after which this portfolio will be his primary source of income. वो कहता है 17 साल बाद मैंने तो जॉब से रिटायर हो जाना है और यही जो पोर्टफोलियो में आज बिल्ड कर रहा हूँ ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा। अभी आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है और अभी उसे इतना वो पोर्टफोलियो से एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं है कि वो जनरेट करे कैश आउटफ्लो। वो और एक उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सैमुअल है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर है वो उसे अकाउंट स्टेटमेंट की जो है वो कॉपी भेजे, सो दैट वो अपने जो ये पोर्टफोलियो क्लाइंट है अपने वो एम्प्लॉयर को भी ये चीज दिखा सके, अपने कंप्लायंस ऑफिसर को ये बात दिखा सके। अच्छा, फिर ये जोसेफ ये उससे कहता है कि कुछ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो वो अपोज करता है और ऐसी जो कंपनीज हैं ऐसी जो सिक्योरिटीज हैं जो इस के साथ डील करती हैं, इस गवर्नमेंट के साथ डील करती है, उसको वो प्रेफर नहीं करता, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना वो प्रेफर नहीं करता। अब इन सारी कंडीशंस पे जो मैंने अभी एक एक करके आपके सामने रखी हैं, इनको सामने रखते हुए ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है जो हमने बता दिए अपने पोर्टफोलियो मैनेजर सैमुअल को। अब क्या करेगा, ये इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट तो पता चल गया जो, अब सैमुअल क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा और उसे क्या जरूरत है जानने की, वो उससे उसके टैक्स कंसर्न्स भी पूछेगा। बाकी सारी बातें तो उसने कंसर्न बता दी, अपनी लिक्विडिटी नीड्स बता दी, अपना टाइम होराइजन बता दिया, लीगल एंड रेगुलेटरी बातें बता दी, और उसने ये बता दिया यूनिक प्रेफरेंसेस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था पॉइंट वो भी बता दिया। एक चीज रह गई, वो है टैक्स कंसर्न्स, वो नहीं बताया उसने। तो वो उससे इस बारे में भी जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा वो उसकी आईपीएस को ठीक तरीके से बना नहीं पाएगा। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। ईएसडी जो कंसिडरेशन है जिसमें हमने इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस से रिलेटेड कंसिडरेशन को डिस्कस किया था, उस वो अगर आप पोर्टफोलियो प्लान करें या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करें तो व्हाट इज द बेस्ट ईएसजी कंसिडरेशन। अच्छा, ये जो जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपने उसमें लेट्स सपोज अगर उसमें नेगेटिव स्क्रीनिंग है, यानी कोई ऐसी कंडीशन लगी है कि इन स्टॉक्स को जो कि ईएसजी से में को प्रेफर नहीं करते उनको आपने एक्सक्लूड कर देना है। तो अगर वो एक ऐसी इंडेक्स को आप फॉलो कर रहे हैं जो इस किस्म के स्टॉक्स को जो कि ईएसजी कंसर्न्स को मद्देनजर नहीं रखती उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट इज एन इनअप्रोप्रिएट बेंचमार्क। ठीक है, तो ये चीज देखने की जरूरत है। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स तो सारे स्टॉक्स को इंक्लूड करेगी ना, फिर वो ईएसजी कंसर्न्स को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर आपने ईएसजी की नेगेटिव स्क्रीनिंग लगाई हुई है तो इसके जो इन्वेस्टर है उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए पहले तो आप यूज करेंगे नेगेटिव स्क्रीनिंग। नेगेटिव स्क्रीनिंग में आप ऐसे स्टॉक्स को इंक्लूड कर देंगे जो ईएसजी कंसर्न्स को प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप फॉलो करें ब्रॉड मार्केट इंडेक्स तो, और फिर दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट ईएसजी कंसिडरेशंस की भी है, तो दैट मीन्स कि ये ये मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग, आप वो इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स यूज करें। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एनी ईएसजी कंसिडरेशन से रिलेटेड जो भी हो सकती है। Which of the following statements about risk and return is not correct? रिस्क एंड रिटर्न जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो may actually lead to unacceptable behavior on the part of investment managers. For example, excessive trading to generate excessive commissions. Excessive trading churning भी इसे कहते हैं। तो ये बात है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ठीक नहीं है वो ये है कि रिटर्न ओनली ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड मोर कंसाइज एंड एफिशिएंट वे ऑफ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। रिस्क एंड रिटर्न बोथ, रिटर्न ओनली ऑब्जेक्टिव्स आप को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपको इनअप्रोप्रिएट एक्शंस की तरफ, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे अगर रिटर्न ही हासिल करना है तो मैनेजर जो है वो चर्निंग एक्सेसिव ट्रेडिंग करें या एक्सेसिव जो है वो कमीशन लेने के चक्कर में रिटर्न को टारगेट करें। लेकिन रिस्क एंड रिटर्न बोथ should be considered. फिर क्वेश्चन है, an investment manager has constructed an efficient frontier based on the client's investable asset class. The strategic asset location for the client should be the asset allocation of one of these efficient portfolios selected. जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि एसेट क्लासेस कौन कौन सी हैं और किस किस में आप इन्वेस्ट करते हैं
और फिर आप एफिशिएंट फ्रंटियर को में देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना पोर्टफोलियो को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसा चूज करना है जो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट जो उसने आईपीएस में स्पेसिफाई किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एफिशिएंट फ्रंटियर पे पोर्टफोलियो बना लें। आईपीएस जो इतनी मेहनत आपने की है उसको आपने फिर उसको यूटिलाइज भी करना है, उसको उसको केटर भी करना है, एड्रेस भी करना है। फिर एक सिचुएशन है कि अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये कहता है कि कुछ इक्विटी सिक्योरिटीज हैं वो ओवर वैल्यूड है शॉर्ट टर्म में, और ये चीज देखते हुए वो जो परसेंटेज है जो उसने इन्वेस्ट करनी थी इक्विटी सिक्योरिटीज में इन शॉर्ट टर्म वो रिड्यूस कर देता है और लॉन्ग टर्म की जो टारगेट है वो उसको बढ़ा देता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको स्ट्रेटेजिक एसेट कहेंगे, रीबैलेंसिंग कहेंगे, या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहेंगे? इसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहते हैं, जिसमें आप वेट्स को शॉर्ट टर्म में रिड्यूस कर देते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ परसीव्ड अपॉर्चुनिटीज इन द स्पेसिफिक एसेट क्लासेस, और फिर बाद में रीएडजस्ट कर लेते हैं। फिर एक सवाल है कि कौन सा ऐसा रेशनेल है आईपीएस से रिलेटेड जो कि फीजिबल नहीं है। देखिए, आईपीएस की जब बात होती है ना, तो वो आईपीएस आउटलाइन करती है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट, लेकिन वो आउटलाइन कर देती है लेकिन उनकी डिटेल में नहीं जाती, स्पेसिफाई नहीं करती है कौन से स्टॉक्स या कौन से स्टॉक्स नहीं, वो सिर्फ एक जनरलाइज बात कर देती है। अच्छा, फिर एक सिचुएशन है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एक स्पेसिफाई करता है कि उसके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश प्रोड्यूस होना चाहिए। ये जो कंस्ट्रेंट उसने लगाया है, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट उस इंडिविजुअल ने अपने एडवाइजर पे, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी क्या है? कैश नी कैश की जरूरत। So this was all about a brief discussion on some of the important points related to portfolio construction and planning. We'll see you in the next video. Take care. Don't forget to like and subscribe to this channel. Thank you so much.